भारत पे द जेनेसिस, जून 2018। विपिन अग्रवाल। हम शुरुआती चरण के फिनटेक को वित्त पोषित कर रहे हैं, जिसके लिए हम एक सीईओ की तलाश कर रहे हैं। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसकी रुचि हो तो अवश्य जुड़े। बलराम गर्ग को आगे बढ़ने के अपने फैसले के बारे में बताने के बाद मैं आगे की राह के बारे में सोच रहा था जब मेरे IIM अहमदाबाद व्हाट्सएप ग्रुप पर इस संदेश ने मेरा ध्यान खींचा। मुझे पता था कि अग्रवाल एक चीनी फंड फोसुन के लिए काम करते हैं। प्रारंभिक चरण के निवेश के लिए सीईओ की आवश्यकता क्यों होगी? मैं इस पर अपना सिर नहीं लपेट सका और अधिक जानने के लिए उत्सुक मैंने वापस संदेश भेजकर जुड़े रहने के लिए कहा, किसी भी अन्य चीज की तुलना में साजिश के कारण। जून 2018 में किसी समय रविवार की एक गर्म दोपहर थी जब मुझे उक्त फिनटेक के भाविक कोलाडिया से मिलने का कार्यक्रम था। हम IIT दिल्ली परिसर में मिलने के लिए सहमत हुए थे और मैंने माधुरी से कहा था कि वह 1 घंटे में मुझसे वापस आने की उम्मीद कर सकती है। लेकिन बैठक 4 घंटे से अधिक समय तक चली। मुझे पता चला कि भाविक कोलाडिया और शाश्वत नाकरानी मूल रूप से भावनगर, गुजरात के रहने वाले थे। दोनों बहुत पीछे चले गए क्योंकि भाविक ने शाश्वत के पिता मनसुख भाई नकरानी के अधीन पढ़ाई की थी, जो भावनगर में एक स्कूल और एक इंजीनियरिंग कॉलेज चलाते थे, जबकि शाश्वत ने IIT दिल्ली में इंजीनियरिंग का 3रा वर्ष पूरा कर लिया था। भाविक 5 से 6 साल बड़ा उसके साथ IIT छात्रावास में रह रहा था, उनके अधीन 3 अन्य लोगों के साथ। विंग, सत्यम, तन्मय और योगी, जो IIT दिल्ली के छात्र भी हैं, उन्होंने सामूहिक रूप से UPI हैकथॉन में भाग लिया और जीता। अगले लगभग 1 घंटे तक भाविक ने मुझे समझाया कि कैसे सभी UPI भुगतान ऐप एक ही QR पर चल सकते हैं, एक ऐसा विचार जिसे मैंने ग्रोव्स में अपने कार्यकाल के दौरान योग्यता के रूप में देखा था। हालांकि भाविक में मुझे इस विचार की तकनीकी व्यवहार्यता मिली क्योंकि उन्होंने बताया कि UPI आर्किटेक्चर में धन हस्तांतरण, चाहे वह एक ग्राहक से दूसरे ग्राहक तक हो या ग्राहक से व्यापारी तक, तकनीकी रूप से एक ही सिद्धांत पर काम करता है, एक बैंक से बैंक स्थानांतरण। उस समय मौजूदा भुगतान ऐप पेटीएम और फोनपे व्यापारियों से प्रति लेनदेन 2% शुल्क ले रहे थे। भाविक का विचार चार्ज को घटाकर 1% करने और इन व्यापारियों को अपने पाले में लाने का था। भाविक को मेरी तत्काल प्रतिक्रिया थी, आप केवल मध्यस्थता पर खेल रहे हैं और गेम चेंजिंग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अगले कुछ मिनटों तक हमने प्रश्नोत्तरी खेल खेला। भाविक, क्या बाजार इसी तरह काम नहीं करता? मैं, यदि वास्तुशिल्प रूप से P2P और P2M का UPI में एक ही आर्किटेक्चर है, तो समय के साथ उपभोक्ता लेनदेन की तरह व्यापारी लेनदेन की लागत 0 हो जाएगी। लागत 0 होती जा रही है। प्रतिस्पर्धी दबाव किसी और को शुल्क को 1% से घटाकर 0.9% करने के लिए मजबूर करेगा और उसके बाद यह केवल एक खेल होगा कि कौन तेजी से दरें गिरा सकता है। भाविक, हम इससे और कैसे व्यवसाय बना सकते हैं? मैं, यह व्यवसाय जिस तरह से बड़ा हो सकता है वह वितरण के माध्यम से है, न कि बिक्री के माध्यम से। भाविक, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं, आप सेवा को निःशुल्क कर सकते हैं ताकि व्यापक स्वीकार्यता हो और हमें बस व्यापारी के पास एक एजेंट भेजकर उसे अपने साथ जोड़ना है। कुछ ही मिनटों में भाविक को एहसास हुआ कि तकनीकी रूप से वे चालू थे। किसी चीज के लिए, एक व्यवसाय के निर्माण के लिए उन्हें शुरुआत से ही सहसंस्थापक के रूप में मेरे जैसे किसी व्यक्ति की जरूरत थी। मुझे भाविक से पता चला कि उन्होंने लगभग 2 महीने पहले ही कंपनी की स्थापना की थी और अब तक उन्होंने उसके बीच शुरुआती शेयर पूंजी के रूप में कुल 1 लाख रुपए लगाए थे और शाश्वत बिना किसी व्यवसाय के। किसी समय उनकी मुलाकात फोसुन से हुई थी,
जो उन्हें इनक्यूबेट करने के लिए सहमत हो गया था और अब कंपनी में 25% हिस्सेदारी के लिए उन्हें $2,50,000 देने की बात कर रहा था। हालांकि भले ही वे पिछले 3 महीनों से फोसुन कार्यालय में बैठे थे, लेकिन वास्तव में कुछ भी नहीं हुआ था। क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी मामला। हालांकि मैंने उत्पाद के तकनीकी विवरणों को समझ लिया था और इस तथ्य से प्रभावित था कि मैं एक अतितेज युवा दिमाग के साथ काम कर रहा था जो संभावनाओं के लिए खुला था। मेरे लिए जो अनुत्तरित रह गया था वह यह था कि फोसुन को इस पर एक सीईओ नियुक्त करने की आवश्यकता थी। प्राथमिक अवस्था। भाविक ने मुझे बहुत स्पष्टता से बताया कि उसे अमेरिका में एक मामले में दोषी ठहराया गया था, जिसके कारण फोसुन नहीं चाहता था कि वह ऑपरेशन को आगे बढ़ाए। इसके बाद एक ऐसी कहानी सामने आई जिसमें उस व्यक्ति द्वारा किए गए गलत विकल्पों के बारे में तो बताया ही गया, साथ ही उसकी दृढ़ता के बारे में भी बताया गया। जाहिर तौर पर भाविक ने अमेरिका में पायलट के रूप में यूनाइटेड एयरलाइंस के साथ अपना करियर शुरू किया था। जबकि पैसा अच्छा था और उसे जगहें देखने को मिली, अंततः ड्राइवरी नौकरी का आकर्षण खत्म हो गया और वह घर बसाना चाहता था। इसके बाद उन्होंने अमेरिका में अपने एक साथी विजय के साथ मिलकर एक किराने की दुकान शुरू की। मैं तब प्रभावित हुआ जब उसने मुझसे कहा कि वह सीखना बंद नहीं करना चाहता, और यह बात रैंचो के किरदार की तरह थी। 3 बेवकूफ वह अक्सर कॉलेजों में जाते थे और व्याख्यान में भाग लेते थे, इसके लिए नहीं डिग्री लेकिन सीखने के लिए। उस समय उन्हें एक ऐसी जानकारी मिली जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने पाया कि यदि आपको किसी का सामाजिक सुरक्षा नंबर पता है तो आप उसका क्रेडिट कार्ड बिना प्रमाणीकरण के आपके पते पर पहुंचा सकते हैं। उन्होंने इसका जिक्र विजय से किया, जिसे इस नई जानकारी से लैस होकर वास्तव में कुछ क्रेडिट कार्ड तक पहुंच मिल गई। भाविक ने जोर देकर कहा कि विजय का इरादा धोखा देने का नहीं था। जब उसने माल खरीदने के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया तो उसने सुनिश्चित किया कि वह सभी भुगतान समय पर करे। हालांकि यह केवल समय की बात थी, इससे पहले कि FBI उनके स्टोर पर पहुंची और भाविक सहित सभी को पकड़ लिया जो विजय के घर पर रहते थे। भाविक ने दावा किया कि चूंकि विजय शादीशुदा था और उसका एक परिवार था, इसलिए भाविक ने दोष अपने ऊपर ले लिया। इसके बाद जो हुआ वह एक कष्टदायक समय था, जहां अंततः भाविक कोलाडिया उर्फ बॉब पटेल को क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी मामले में दोषी ठहराया गया, पहचान की चोरी के लिए जेल में डाल दिया गया और टखने की निगरानी के साथ घर में नजरबंद कर दिया गया। उन पर 18 से अधिक मामलों में गुंडागर्दी का आरोप लगाया गया था। एक ओर उन्होंने किसी वकील की नियुक्ति नहीं बल्कि अदालत में अपना बचाव करने का निर्णय लिया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने घर में नजरबंदी के समय का उपयोग खुद को कोडिंग सिखाने में किया। मामला जारी रहा और अभियोजकों ने देखा कि वह काफी तेज था। आखिरकार उन्हें एक प्रस्ताव दिया गया जिस पर यदि वह सहमत हो जाते तो उनके खिलाफ लगाए गए 16 आरोप हटा दिए जाते। इसके लिए उसे कम से कम 2 पर सहमत होने की आवश्यकता थी। दोषी ठहराने वाले आरोप और अमेरिका छोड़ने और कभी वापस न लौटने की सजा भी। स्पष्ट रूप से उनके विकल्प यह थे कि या तो रुकें और लंबी कठिन लड़ाई लड़े या उनकी शर्तों पर सहमत हों। उसने बाद वाला चुना। भारत वापस आकर मेरा उद्देश्य खुद को बचाने के लिए कुछ सार्थक करना है, उन्होंने मुझे बहुत विश्वास के साथ समझाया, जिसका श्रेय मैंने उन्हें दिया। भाविक पहले बुक माई हेयर कट नाम की कंपनी चलाते थे। इस उद्यम में भुगतान के मुद्दों को हल करने के दौरान ही उन्होंने UPI को एक विकल्प के रूप में देखना शुरू किया और फिर निश्चित रूप से एक चीज ने दूसरे को जन्म दिया, जिसमें फोसुन में शामिल होना भी शामिल था। जब फोसुन को उनके अतीत के बारे में पता चला तो वे उत्पाद में रुचि रखते थे। उन्होंने उनके नेतृत्व में कंपनी को फंड देने से इनकार कर दिया।
इससे यह स्पष्ट हो गया कि वे अब एक सीईओ की तलाश क्यों कर रहे थे। जबकि भाविक को यह स्वीकार्य था, लेकिन जो चीज उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई वह थी फोसुन में चीजें जिस गति से आगे बढ़ रही थीं। पहली मुलाकात में ही मेरे सामने बड़ी तस्वीर स्पष्ट हो गई थी। दरअसल यह मुलाकात कई मायनों में सहसंस्थापकों के एक साथ आने जैसी थी। मुझे एहसास हुआ कि यूपीआई स्पेस हल करने के लिए एक अच्छी समस्या होगी, और यदि भुगतान मुफ्त किया जाता है तो एकत्र किए गए डेटा का उपयोग ऋण देने और व्यापारियों के लिए डिजिटल वित्तीय उत्पाद लॉन्च करने के लिए किया जा सकता है। मैंने भाविक और शाश्वत से कहा कि हमें कंपनी का पुनर्गठन करना होगा। हालांकि मेरे वर्षों के अनुभव के बावजूद हम प्रत्येक 33% के साथ जा सकते थे। मुझे लगा कि शाश्वत बहुत छोटा था और मेज पर इतना कुछ नहीं लाया, और उन दोनों के लिए एक विभाजन तैयार करना अच्छा होगा। आपस में 66% इक्विटी, 66% को अंततः भाविक और शाश्वत के बीच 42% और 24% के रूप में विभाजित किया गया, जबकि मैं शेष 34% के साथ गया। जिस शेयर होल्डिंग पैटर्न पर सहमति हुई, मैंने भाविक और शाश्वत से अनुरूप शेयर खरीदे। अब हमारी पिचों पर काम शुरू करने का समय आ गया है। लगभग इसी समय मैं पंचशिला पार्क के एक बेसमेंट में एक सहकर्मी स्थान से काम कर रहा था। मैं उन पांचों के लिए अतिरिक्त जगह लेने गया और उन्हें वहीं से काम करने की सलाह दी। मेरा विचार सरल था, यह काम जमीन पर किया जाना था, न कि डीएलएफ होराइजन में फोसुन के कांच के कार्यालयों से। निःसंदेह फोसुन पहली इकाई थी जिसे हमने पेश किया था। $2,50,000 की उनकी प्रारंभिक चर्चा के विपरीत मेरा अनुरोध यह था कि हमें $6 मिलियन पूर्वधन मूल्यांकन पर $2 मिलियन जुटाने की आवश्यकता है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि विपिन और तेज कपूर क्रोधित थे। वे भाविक को बगल के कमरे में ले गए और उस पर गुस्सा निकालने लगे। उन्होंने उसे केस करने की भी धमकी दी और चेतावनी दी कि कोई भी उसे पैसे नहीं देगा। और मेरे साथ उनका जुड़ाव भी फोसुन के कारण था। सीधे शब्दों में कहें तो वे इस बात से हैरान थे कि भाविक और शाश्वत ने उनके पाले से बाहर जाने का फैसला कर लिया है, जबकि भाविक को यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि फोसुन से पैसा नहीं मिलेगा। मैंने उनसे कहा कि वे धन जुटाने का काम मुझे सौंप सकते हैं। दूत निवेशकों। इस प्रकार मेरे नेटवर्क तक पहुंचने की मेरी प्रक्रिया शुरू हुई, इस विश्वास के साथ कि हम जिस उत्पाद को लॉन्च करने जा रहे हैं वह जल्द ही पेटीएम, फोनपे, पाइन लैब्स या मौजूदा व्यापारी सामना वाले खिलाड़ियों से भी बड़ा होगा। मेरी पहली कॉल एमएक्स के संजय ऋषि थे। मैं भाविक को अपने साथ संजय के घर ले गया और सारी जानकारी दी। वह 25 लाख रुपए निवेश करने के लिए सहमत हो गए और हमारे पहले एंजेल निवेशक बन गए। दूसरा प्रारंभिक निवेश अक्षय मुंजाल का था, जो प्रतिष्ठित मुंजाल हीरो ग्रुप परिवार से थे। मैंने पहले अक्षय की, जिसकी बेटी मेरी बेटी के साथ स्कूल जाती है, उसके पारिवारिक कार्यालय निवेश में मदद की थी। वह 25 लाख रुपए और देने को तैयार हो गया। अन्य शुरुआती निवेशकों में कुणाल खट्टर, मैजिक पिन के अंशु शर्मा, पेयू के नितिन गुप्ता, एंजल लिस्ट वेंचर कैटलिस्ट्स, ग्राम फैक्ट्री के नवनीत सिंह और अन्य शामिल हैं। कुल मिलाकर मैंने 18 करोड़ रुपए प्रीमियम वैल्यूएशन पर कुल 1.92 करोड़ रुपए जुटाए। जिन दो शुरुआती निवेशकों से मैंने संपर्क किया, लेकिन जो किसी न किसी कारण से बोर्ड पर नहीं आ सके, वे कुणाल शाह और जितेंद्र गुप्ता थे। कुणाल क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान और रिवॉर्ड प्लेटफॉर्म क्रेड के निर्माण में व्यस्त था और संपर्क में नहीं था। जितेंद्र गुप्ता, जो उस समय पेयू में अपने अंतिम दिन बिता रहे थे, 12 करोड़ रुपए से भी अधिक रियायती मूल्यांकन पर 1 करोड़ रुपए देने को तैयार थे, लेकिन उन्हें गैर संघर्ष के लिए पेयू से अनुमोदन प्राप्त करना पड़ा। वह मंजूरी नहीं मिली और इसलिए न ही उसकी फंडिंग हुई।
हालांकि मैंने बाद में जितेंद्र को भारत पे बोर्ड में आमंत्रित किया। संयोग से फोसुन ने उद्यम में कोई पैसा नहीं लगाया। भाविक से विपिन का अनुचित और अस्वीकार्य अनुरोध यह था कि हमें उन्हें व्यवसाय में व्यक्तिगत इक्विटी देनी चाहिए क्योंकि उन्होंने शुरुआती दिनों में काम किया था। यह हमें सही नहीं लगा और हमने इस मांग को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया और फोसुन की भागीदारी के बिना आगे बढ़े। काला जादू। अगर मैंने सोचा कि इतनी सारी धन संचय संबंधी बातचीत का हिस्सा बनने से मैं हर चीज के लिए तैयार हो गया हूँ, तो मैं मूर्खों के स्वर्ग में रह रहा था, क्योंकि इस एक फोन कॉल के लिए मुझे कोई भी चीज तैयार नहीं कर सकती थी। तुमने हमारे बच्चों पर काला जादू कर दिया है, आपने हमारे बच्चों पर काला जादू किया है। दूसरी तरफ से आवाज आई। आखिरी चीज जिसके बारे में मैंने कभी सोचा था कि मुझ पर आरोप लगाया जा सकता है, वह काला जादू करना था। फिर भी ये बिल्कुल वही शब्द थे जिनसे मैं उस सुबह अभिभूत हो रहा था। जिन बच्चों पर सवाल उठाया जा रहा है वे शाश्वत के 3 IITian विंगमेट तन्मय, योगी और सत्यम थे, जिन्होंने अब तक अपने उद्यमशीलता के सपनों को आगे बढ़ाने के लिए IIT को बीच में ही छोड़ने का फैसला कर लिया था। उनके माता पिता चिंतित थे कि उनके बच्चे बहक गए हैं और उनका मानना था कि इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। बाद में जब भारत पे की अत्यधिक विकास की कहानी शुरू हुई, तब उन्हें एहसास हुआ कि हम कुछ बड़े लक्ष्य पर हैं। पहला भारत पे QR 15 अगस्त 2018 को लॉन्च किया गया था और हमें कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा।